गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है ना? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मैसूर युद्ध वगैरह ये देख चुके हैं और सीट के भी क्वेश्चन कुछ कर लिए हम लोगों ने, है ना? अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, पंजाब के राजा हैं रणजीत सिंह, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे अपना शुरू करेंगे। ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में हम लोग पंजाब क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पंजाब, जैसे मैसूर की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात हुई थी, तो वैसे ही महाराजा रणजीत सिंह जो है पंजाब के, इनके लिए कुछ बातें हैं। ये पंजाब की जो बात हो रही है, ये अभी जो, क्योंकि ये आजादी से पहले की बात हो रही है, तो इस समय पाकिस्तान वगैरह सब एक साथ है। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारा एरिया है जो पंजाब बोला जाता है। ठीक है। तो सतलज नदी देखियो, सतलज नदी जो कश्मीर के निकल करके वो जाके पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है, सतलज नदी। तो ये जो सतलज नदी है, ये इनकी सीमा थी। मतलब ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हम बताएं। ठीक है। मान लो ये है, तो यहाँ पर सतलज नदी ये बह रही है, सपोज ये इधर जा रही है। सिंधु नदी इस तरह से आते हुए यहाँ मिलती है, सिंधु। ये सतलज की बात कर, सतलज नीचे वाला। तो इसके इधर का जितना भी एरिया था, इस सतलज नदी के इस साइड का जो भी एरिया था, वो सब रणजीत सिंह का था। तो ये पूरा पाकिस्तान वगैरह जो आ रहा था, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, ये इधर का जो पूरा एरिया था, ये सब महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में था। ठीक है। तो कहा जाता है कि सतलुज नदी के ऊपर का जो भी भाग था, वो इनके पास था। और सतलुज नदी के नीचे की तरफ जो भी था, इस साइड जो भी था, नीचे साइड, ये अंग्रेजों के पास था। तो अंग्रेजों से एक प्रकार से कह सकते हो संधि टाइप का था कि रणजीत सिंह इधर आक्रमण नहीं करेंगे, हम उधर आक्रमण नहीं करेंगे। तो एक तरह से इनकी एक सीमा बना दी गई थी कि सतलुज नदी के पार आप लोग, आप इतना करते रहिए, और इसके पार हम लोग रहेंगे। ये अंग्रेजों से तय हुआ था। तो ये पूरा का एरिया इनका, तो ये पंजाब का एरिया ही पड़ता था पूरा। ठीक है। तो ये पूरा आज का पंजाब और जो पाकिस्तान का है वो उधर का एरिया। ठीक है। ये थोड़ा सा समझना है बस। अब महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं, तो इनके जन्म के बारे में जरा देख लो। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता दे रहे। महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म है 1780, गुजरावाला, ये अब पाकिस्तान में। ठीक है। गुजरावाला जो जगह है वो अब पाकिस्तान में। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 1780 में, गुजरावाला गांव, पाकिस्तान। एक सुकर चकिया,
सुकर चकिया मिसल। मिसल में महासिंह के घर हुआ था। देखो इस पूरे पॉइंट को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सुकर चकिया है, ये क्वेश्चन बनता है कि किस मिसल में इनका जन्म हुआ था। सुकर चकिया मिसल में हम समझाते हैं मिसल क्या होता है। देखो हम उतना ही अब डिस्कस करेंगे जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। ज्यादा इधर उधर की कहानी जानने की जरूरत नहीं है। तो महाराजा रणजीत सिंह की अगर हम बात करते हैं, तो ये पंजाब में इनका जन्म कब हुआ है, तो ये 1780 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 1780 में इनका जन्म हुआ है, गुजरावाला गांव में। क्लियर। अब ये पाकिस्तान में पड़ता है। सुकर चकिया मिसल, देखो मिसल क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को, नहीं जैसे भारत था, तो भारत में कई सारे रजवाड़े हैं ना। इस टाइम पे क्या है, बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं भाई। उस समय भारत कोई एक कंबाइंड देश, कोई केंद्रीय शासन तो है नहीं। तो जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में कोई और कर रहा है शासन, गुजरात में कोई और कर रहा है, ठीक है, बंगाल में कोई और कर रहा है। तो इस तरह से जो पाकिस्तान वाला एरिया था, यहाँ पर उसको मिसल कहा जाता था। मिसल टाइप का मतलब जैसे 12 मिसल में बटा हुआ था। अगर हम पूरा एक सिंपल से समझें, तो हम ये पूरा एरिया जो था, ये पंजाब वाला पूरा जो क्षेत्र था, तो ये करीब 12 मिसल में बटा हुआ था। तो मतलब हर मिसल के एक अलग अलग नेतृत्व करता थे, नेता अलग थे। तो उन 12 मिसल में से एक मिसल है जिसमें रणजीत सिंह का जन्म हुआ है। तो ऐसे कह सकते हो कि जो पाकिस्तान या उधर का पूरा एरिया था, उसको 12 मिसलों में बांटा गया था, और हर मिसल के जो नेता थे या प्रमुख थे वो अलग अलग थे। उनमें से एक मिसल है जो सुकर चकिया मिसल है। एक प्रकार से एक छोटा सा वो ऐसे समझ सकते हो, राज्य समझ सकते हो वहां का, कि एक राज्य है ये। जैसे पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है, तो उसमें इस तरह से राज्यों में बांटा गया हुआ है। तो उस समय राज्य शब्द यूज ना होकर के मिसल शब्द यूज हो रहा है, ये इस तरह से। तो उसमें से एक मिसल है जिसको बोल रहे हैं हम लोग सुकर चकिया मिसल। और सुकर चकिया मिसल में कौन है, महासिंह है। मतलब महासिंह इनके पिताजी हैं, रणजीत सिंह के पिताजी हैं महासिंह। तो महासिंह के घर हुआ था 1780 में। बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। दूसरा अगर हम बात करें, तो महाराजा रणजीत सिंह की अगर बात करें, तो इनकी एक आंख नहीं थी, है ना। असल में इनको क्या हुआ था, इनको चेचक हो गया था बचपन में ही, मतलब बहुत छोटी उम्र में ही। तो चेचक होने की वजह से इनकी जो एक आंख थी वो चली गई थी। और चेहरा भी थोड़ा सा दागदार टाइप का था, जिससे मतलब चेचक की वजह से ऐसा हो गया था रणजीत सिंह के लिए। तो इसके लिए एक बताया जाता है, एक कहानी बताई जाती है कि एक कोई व्यक्ति आया था, कुरान जो धार्मिक ग्रंथ है मुसलमान का, तो उसने अपने हाथों से उस कुरान को लिखा था, उसकी आयतें वगैरह करके, और बहुत अच्छे से उस पुस्तक को मतलब उसने सजाया था उस व्यक्ति ने। और सोचा कि मैं इसका अच्छा दाम प्राप्त करूं, तो मैं इंडिया की तरफ चलता हूँ, शायद कोई ना कोई मुझे वो दे देगा इसका अच्छा दाम। तो ये इनके दरबार में आए, वो व्यक्ति इनके दरबार में आया था महाराजा रणजीत सिंह के। तो पहले इनके मंत्री से मुलाकात हुई, तो मंत्री ने ज्यादा मतलब कहा कि बहुत अच्छा है, कुरान की जो प्रति है बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसके ज्यादा दाम नहीं दे पाऊंगा। तो ये बात रणजीत सिंह को मालूम चली थी। तो रणजीत सिंह ने मतलब उसको बुलाया, और वो जो कुरान की प्रति थी वो उसने खरीद लिया, रणजीत सिंह जी ने खरीद लिया उसको। और उसको मतलब पैसा वैसा दिया, जो उचित कीमत थी उसकी। तो उसी समय की ये बात कही जाती है कि जब रणजीत सिंह जी से पूछा गया कि आप तो सिख हैं, ठीक है, और सिख होते हुए आपने मतलब क्यों ऐसा किया, आपके लिए तो कोई उपयोगी भी नहीं है ये, क्योंकि आप कुरान तो पढ़ेंगे नहीं। तो रणजीत सिंह ने उसी समय कहा था कि शायद इसीलिए भगवान ने मुझे एक आंख ही दी है, और एक आंख मुझसे छीन ली, ताकि मैं सारे धर्मों को एक ही आंख से देख सकूं। तो मतलब ये उसी समय कहानी बताई जाती है कि वो एक आंख को इस तरह से उन्होंने मतलब जस्टिफाई किया, कि भगवान शायद यही चाहता था कि मैं सबको एक आंख से ही देखूं।
तो मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। ये इस तरह से चीजें हैं। अच्छा, रणजीत सिंह सम्मान सभी का करते थे। ये मतलब मुस्लिम को भी उतना सम्मान देते थे जितना हिंदू को, जितना सिख को। तो इनके साम्राज्य में सब लोग मतलब एक समान थे। शादी की बात करें तो वैसे महाराजा रणजीत सिंह ने 20 शादियां की हैं। ठीक है, तो शादियां इन्होंने भी की हैं, जिसमें से अगर औपचारिक तरीके से कहें तो करीब 10 शादियां थी जो औपचारिक थी इनकी, और 10 इन्होंने बाद में करी हैं। तो लगभग इनके लिए 20 शादियां बताई जाती हैं रणजीत सिंह के लिए। लेकिन हाँ, सम्मान सबको देते थे। और इनके जो वाइफ थी, उनमें से तीनों जातियों की थी, मुसलमान भी थी, हिंदू भी थी और सिख भी थी। ठीक है, सिख ज्यादा थी उसमें। तो कहा जाता है 5 के आसपास शायद सिख थी जो औपचारिक वाली हैं। और अब इसमें मैटर ये नहीं करता कि कौन किसका था, पर इतना ध्यान रख लो कि करीब 20 शादियां हुई थी, और उसमें से तीनों धर्मों के थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। तो सबको एक समान देखते थे। एक और पॉइंट, महाराजा रणजीत सिंह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े ज्यादा क्या, वो पढ़े लिखे ही नहीं थे। और सर जी, एक आंख पर 20 शादी, तुम लोग दम खत्म होगा। आंख से तुम्हारी शादी का क्या लेना देना है? महाराजा है वो। और अरे वो एक प्रकार से बराबरी का दर्जा सबको देते थे। बस ये है कि जिस तरह से तुम्हारे मुगल शासक थे, वो उस तरह से शादियां कर, भाई मुगल शासक भी करते थे। लेकिन अब एक सम्मान की बात है कि कौन किसको कितना सम्मान दे रहा है। ठीक है, तो रणजीत सिंह का बहुत नाम है। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में सभी खुश थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको समान अधिकार प्राप्त था। ठीक है, और कहा जाता है कि करीब, आपने देखा कि अभी तक जो अधिकार चल रहा है, जिधर पाकिस्तान वाला एरिया है, अफगानिस्तान, काबुल और ये, तो इस समय सब दिल्ली सल्तनत से मुगल शासक तक सबका इन्हीं का अधिकार था। एक हिंदू राजा बस वो स्टार्टिंग में मिला था तुम्हें, कौन, जयपाल। जब वो बहुत पहले की बात करें तो जयपाल था एक शुरुआत में, जिसको हरा दिया था फिर उसके बाद बेटे महमूद गजनबी ने, और फिर अनंत पाल को। उसके बाद से हिंदू राजा नहीं बन पाया ना उधर, उसके बाद से यही लोग थे। तो ये मान लो कि पूरे लगभग 700 साल के आसपास, 12 7 19, लगभग 700 साल तक कोई हिंदू राजा उधर नहीं पहुंचा था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ऐसे थे जो 700 साल के बाद वहां पहुंचे हैं, जो लाहौर की सड़कों पर घूमे थे एक राजा की तरह, शाही। और पूरे पाकिस्तान को मतलब उन्होंने जीता था, इवन काबुल तक वो पहुंचे हैं। तो ये इसलिए इनका सम्मान किया जाता है, महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक है, और कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाले भी यही हैं। जब अफगानिस्तान का वो नादिर शाह के लूट के गया था, तो रणजीत सिंह ही वो व्यक्ति है जो वापस कोहिनूर हीरा को प्राप्त करेंगे शाह सुजा से। ठीक है ना, तो ये एक व्यक्ति है। चलिए, तो इस तरह की चीजें हुई। पढ़े लिखे उतने नहीं थे ये, लेकिन सम्मान सभी का करते थे। ठीक है, और जो ज्यादा विद्वान था उसका ये बहुत सम्मान करते थे, जैसे जो ज्यादा पढ़ा लिखा वगैरह है तो सम्मान करते। तो अब इससे एक, अच्छा, एक अंग्रेज वगैरह, अंग्रेज आया इसके दरबार में। वैसे ही वो घूमते हुए पहुंचा था, और तो उसने बहुत बड़ा वर्णन किया है इनका, रणजीत सिंह का, कि ऐसे व्यक्ति को मैंने कभी नहीं देखा। मतलब ये हर चीज जानने की इच्छा रखते थे। भले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये जानने की बहुत इच्छा रखते थे, क्वेश्चन बहुत करते थे। तो वो भी जब पहुंचा, अंग्रेज कहीं से घूम घूम के पहुंचा था, तो उसको दरबार में बुलाए और उससे बहुत सारी चीजें मतलब पूछी। ये वो अंग्रेज बता रहा है, उसने किताब लिखी है। अब वो मैटर नहीं करता आपके लिए इस समय। तो वो उन्होंने एक किताब लिखी अंग्रेज ने, उसमें सब डिस्क्रिप्शन दिया है कि, अब ये तो खैर बहुत अतिशयोक्ति है, कहता है कि उन्होंने लगभग मुझसे 1 लाख क्वेश्चन पूछ लिए थे। अब पता नहीं कितने पूछे तो वो नहीं आइडिया, लेकिन हो सकता है कि बढ़ा चढ़ा के लिखा हो। बट हाँ, क्वेश्चन बहुत पूछते। तो उसने सब जानकारी पूछी, यूरोप कैसा है, ब्रिटेन कैसा है, जर्मनी कैसा है, और ये जो अरब के लोग हैं ये कैसे हैं। मतलब हर चीज की जानकारी वो चाहते थे। ठीक है, तो इसका मैटर ये नहीं करता कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं तभी आप एक कुशल शासक बन सकते हैं। इतिहास हमें यही सिखाता है, आप में योग्यता होनी चाहिए। अगर आप योग्य हैं, हम पूरी हिस्ट्री आपको देखते चले आ रहे हैं, बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं मिले आपके पुराने हिस्ट्री में जिन्होंने गड़बड़ कर रखी। महमूद मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे पढ़ा विद्वान, लेकिन मूर्ख शासक कहा जाता है। ठीक, और बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है और सबसे बेहतरीन शासकों में गिना जाता है अकबर को। अगेन, सिखों में अगर रणजीत सिंह को देखें, ये भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनसे बड़ा नाम तो हमें नहीं लगता कि 18वीं शताब्दी में किसी राजा का लिया गया होगा, जो
इस समय जो सिख के उसमें है। तो ये चीजें करती हैं कि आप योग्य कितने हैं, किस हिसाब से आपका अनुभव है और किस हिसाब से आप उसको चला रहे हैं, तो ये भी मैटर करता है। तो अंग्रेजों ने बहुत अच्छा वर्णन किया इनका, महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक है, इसलिए आज भी लोग महाराजा रणजीत सिंह को काफी सम्मान देते हैं, और इन्हीं के लिए बोला जाता है वो अफगानिस्तान वाला। जब ये तालिबान ने जीता था तो कहा नहीं था वो अफगानिस्तान का कि आप उनका बहुत सम्मान कर रहे हो अफगानों को, इनको तो हमारे सिख राजा ही पहुंचे थे और वो सब भाग खड़े हुए थे। तो वो सब इन्हीं के लिए बात हो रही है, रणजीत सिंह और जो सिख राजा इधर के हुए थे उन्हीं के लिए बात हो रही थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ बेसिक जानकारी। अच्छा, ये एक और बात थी इनकी, कुछ बेसिक पॉइंट्स समझा देते हैं, थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री, कि सिक्के वगैरह इन्होंने चलाए थे, और सिक्के वगैरह जब इन्होंने चलाए थे तो उस पर अपना नाम नहीं लिखवाते थे। रणजीत सिंह उस पर नाम लिखवाते थे गुरु नानक जी का और गुरु गोविंद सिंह जी का, मतलब ज्यादातर उनके बारे में ही लिखा होता था कि मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूं जो इन्होंने मतलब सिख धर्म को स्थापित करने में मदद की। और इस तरह से तो उनके सिक्कों पर इनका नाम नहीं मिलता, गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मिलता है। ठीक है, ये इस तरह से था। उम्र इनकी काफी बढ़ती गई, जब लास्ट टाइम लगभग आया रणजीत सिंह जी का, तो इनकी बॉडी भी इनका साथ नहीं दे रही थी, मतलब काफी समय के बाद इनका आवाज भी चला गया था, बोल भी ज्यादा नहीं पा रहे थे। लेकिन इनके कुछ तरीके थे जिससे इनके दरबारी चीजों को समझ जाते थे, हाथ के इशारे से। जैसे क्या करते थे कि अब अगर अपना हाथ उठा के दाहिनी तरफ करते थे, जैसे इन्होंने अपना हाथ उठाया और दाहिने साइड उन्होंने दिखाया, तो इसका मतलब था कि ये अंग्रेजों के बारे में पूछ रहे हैं। देखो इसको कैसे समझोगे, हम समझा रहे हैं। ये जो सीमा है सतलज वाली, देखो इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जैसे हम सतलज की सीमा देख रहे हैं, ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो ये सतलज की सीमा है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो सतलज के इधर का जो क्षेत्र है, सतलज के जो इधर का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र दक्षिण बन गया इनके लिए। भाई इनके लिए तो दक्षिण हो गया ना, डायरेक्शन समझ पा रहे हो? देखो अगर हम इस डायरेक्शन को समझें तो एक प्रकार से ये डायरेक्शन कैसे होगी, ये ऐसे होगी, ये डायरेक्शन हो गई। तो एक प्रकार से ये जो इधर का पूरा क्षेत्र है, तो ये पूरब हो गया, इधर ईस्ट, ये साउथ हो गया नीचे का, ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो इस तरह से एक डायरेक्शन समझो। तो जब ये अपना हाथ दाहिनी तरफ करते थे, मतलब क्योंकि बोल के बता नहीं पाते थे, तो दाहिने साइड जब करते थे तो इसका मतलब था कि ये दक्षिण साइड का पूछ रहा है। और दक्षिण साइड था कौन? ब्रिटिश थे, अंग्रेज। इसके नीचे अंग्रेजों का शासन था, तो ये पूरा क्षेत्र अंग्रेजों का था। सतलज के उधर रणजीत सिंह का था और सतलज के इधर अंग्रेजों का था। तो इनका मतलब बस इतना था कि हाथ का इशारा समझना काफी था कि मैं अगर दक्षिण की तरफ कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अंग्रेजों का क्या हाल चाल, अंग्रेज क्या कर रहे हैं। ये दरबारी इनके समझ जाते थे, तो वो तुरंत मतलब सूचनाएं दे देते थे कि ये राजा, मतलब ये गवर्नर है और ये गड़बड़ कर रहा है। इस तरह की चीजें होती थी। जब ये अपना हाथ पश्चिम की तरफ करते थे तो पश्चिम का मतलब था कि ये इधर की बात कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, क्योंकि इधर ये पाकिस्तान वाला एरिया, तो ये अफगानिस्तान, ईरान, इस साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये डायरेक्शन समझ में आ जाया करती थी, क्योंकि ये लास्ट समय में बोल नहीं पा रहे थे, आवाज भी चली गई थी इनकी, तो हाथों के इशारों से ये चीजें इनको बताई जाती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो इनके लिए बहुत अच्छी हैं। अब हम बहुत डिटेल में तो नहीं आपको बता रहे, हाँ जितना जरूरी है वो हम आपको बता रहे हैं। कहा जाता है कि जब ये लाहौर की तरफ गए थे, लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है, तो उधर किसी एक नर्तकी थी उस समय, तो उससे भी उनको प्रेम हो गया था। और वो दूसरे धर्म में थी, मतलब सिख धर्म की नहीं थी वो, बट ये वो चाह रहे थे कि मतलब मैं उससे शादी कर लूं। लेकिन इनके धर्म में क्या था कि अभी देखो, कुछ समय पहले हमने आपको जब सिख धर्म वगैरह भक्ति आंदोलन पढ़ाया था, उसको रिवाइज कर लेना। तो उस समय हमने आपको बताया था कि जब इनके गुरु हो रहे थे, जो 10 गुरु हुए थे, तो उस समय एक अकाल तख्त की स्थापना हुई थी। अकाल तख्त जिसको बहुत माना जाता है सिख धर्म में। ठीक है, तो जत्थेदार होते हैं अकाल तख्त के, एक प्रकार से धार्मिक समझ सकते हो कि उनके अगर वो कुछ बोलते हैं तो आप मानेंगे उस चीज को। जैसे खलीफा नहीं है मुस्लिम में, तो उस तरह से अकाल तख्त के जो जत्थेदार होते हैं, तो उनका सम्मान बहुत लोग कर, मतलब सिख धर्म करता है। तो इनको नर्तकी से प्रेम हो गया था, तो ये सोच रहे थे कि हम शादी वगैरह कर लें। लेकिन शर्त थी उधर उनके धर्म में, जो थी वो शर्त थी, जिस लड़की जो नर्तकी थी, कि जो भी इनका दामाद बनेगा, मतलब जो भी इससे शादी करेगा, उसको अपने ससुर के यहाँ मतलब चूल्हा फूकना होता है, मतलब कुछ रसोई वगैरह में कुछ जलाना पड़ता है, और ऐसे कुछ था नियम।
अब वो ये सोचा था कि महाराजा रणजीत सिंह ऐसा नहीं करेंगे, भाई एक राजा होते हुए कौन करेगा ऐसा। बट महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने कहा शादी तो करनी है हमको, ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह भी इसके लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन अकाल तख्त जो था वो बहुत इनके खिलाफ हो गया था, जो जत्थेदार थे। तो इनको मतलब सजा सुनाई गई कि आप ये गड़बड़ कर रहे हैं। तो रणजीत सिंह जी ने मतलब स्वीकार कर लिया कि चलो भाई ठीक है, मैं सजा के लिए स्वीकार करता हूँ। तो सजा मिली थी 100 कोड़े मारने की इनको, 100 कोड़े मारने की सजा मिली थी, बट कोड़े मारे नहीं गए थे। मतलब जब इनको कहा गया तो अकाल तख्त के सामने पहुंचे और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ, जो भी दंड देना चाहते हैं आप दीजिए। तो इनकी शालीनता वगैरह सौम्यता देख करके वो लोग मतलब इनकी माफ कर दिए थे और कहे थे कि मतलब एक कोड़ा बस मारा जाए। तो अब सोचो कि इतना बड़ा राजा है महाराजा रणजीत सिंह, और इतने बड़े राजा हैं वो, और उसके बाद भी ये चीजें कर रहे हैं, मतलब घमंड नहीं है इस चीज का इनको। ठीक है, तो यही एक मेन मोटो होता है कि वो शासक को कितना महान बनाता है, ये कुछ चीजें होती है। ठीक है, बस इतनी कहानी समझो जितना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा कहानी आपके पेपर में तो आना नहीं है। जितनी जरूरी है वो हम आपको बता दे रहे हैं इस तरीके से। तो अब महाराजा रणजीत सिंह का कुछ बेसिक चीजें हमने आपको बता दी हैं। अब समझ गए होंगे कि इनकी अगर कोई लड़ाई होगी तो अंग्रेज से होगी ही होगी, क्योंकि दूसरी तरफ अंग्रेज है, और अंग्रेज भरोसे के लायक नहीं है। ये कितना भी भरोसा दे दे, लेकिन ये धोखा देंगे ही देंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो लोग उतना नहीं थे। अगर महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि मैं सतलज को पार नहीं करूंगा, तो ये मानते थे उस चीज को कि मैं पार नहीं करूंगा, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते थे। ठीक है, तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जन्म जो हुआ है वो गुजरावाला गांव में हुआ है। ये पाकिस्तान में है आपका। और सुकर चकिया मिसल है। तो मिसल का मतलब एक प्रकार से जो उधर का पूरा क्षेत्र था वो बटा हुआ था कई मिसलों में, जैसे हम उसको राज्य का नाम दे सकते हैं, कोई एक राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, उसमें से एक मिसल था जिसको सुकर चकिया मिसल कहते हैं, और ये महासिंह के अधिकार में था, तो महासिंह इनके पिता है। तो 1780 में इनका जन्म हुआ है। कुछ समय के बाद महासिंह की मृत्यु हो जाती है, इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तब एक फिर कियोस्क शुरू हो जाता है। क्यों मृत्यु होगी, तो विविध किए, विविध, ये क्या लिखे हो? चलो कोई मतलब नहीं, पता नहीं क्या लिखा है, देवेंद्र विविध, ये क्या है? टाइप एरर। अरे तो एरर तो सही, मतलब टाइप सही करो भैया। एक तो पूछो तो ढंग का, हमें पता ही नहीं चलता क्या लिखे हो, विविड का कोई मतलब है नहीं है ना? क्वेश्चन पूछो तो थोड़ा उस तरह से लिखो। ठीक है, तो महासिंह की मृत्यु हो जाती है इनके पिता की। जब महासिंह की मृत्यु होती है तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है कि अब कौन बैठेगा गद्दी पर, क्योंकि रणजीत सिंह अभी छोटे हैं। ठीक है, तो रणजीत सिंह छोटे हैं तो अब बैठेगा कौन? तो इनकी माँ वगैरह जो हैं वो देखती हैं। तो एक संघ बनता है जिसमें इनकी माँ, सास और दीवान जो रहते हैं वो लोग संभालते हैं उसको। फाइनली गद्दी की अगर हम बात करें तो ये काफी समय बाद इनको मिला है। ठीक है, 1797 के आसपास इनको गद्दी मिली है। ठीक है, अगर हम देखें तो 1797 में इनको गद्दी मिली है। तो अब थोड़े बड़े भी हो गए हैं, क्योंकि अब 80 में जन्म हुआ था, तो जब पिताजी मरे हैं तो उस समय बहुत बड़े थे नहीं है। ठीक है, तो उस समय इनको शासक बनाया नहीं जा सकता था। तो कुछ लोगों ने मिलकर उसको संभाला, और जब ये बड़े थोड़े से हुए तो इनको गद्दी मिल गई। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, कि 1797 के बाद एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी। 1798, ये एक डेट है जो आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। 1798 का, इस 1798 में एक शासक है जमान शाह। ठीक है, जमान शाह, ये जमान शाह आक्रमण कर देता है। जमान शाह कौन है? अफगानिस्तान का शासक है ये अफगानिस्तान का शासक है जमान शाह। ठीक है, अच्छा और अगर समझना है तो ये अहमद शाह अब्दाली,
का पोता है। मतलब अगर ऐसे समझना है तो आप ये समझ सकते हो, ये अहमद शाह अब्दाली का पोता है। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जिसने आक्रमण किया था, तो ये उसका पोता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह, तो ये इस समय शासक है यहाँ का अफगानिस्तान। तो इसने आक्रमण कर दिया, जमान शाह ने। ठीक है, और इस समय ये शासक बन चुके हैं, रणजीत सिंह। ठीक है, जब ये आक्रमण हुआ है तो रणजीत सिंह शासक बन चुके हैं। चलिए अब इसको समझिए जरा, क्या हुआ। पंजाब पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, पंजाब पर आक्रमण कर दिया। और ये आया, लेकिन जब ये पंजाब पहुंचा, अभी वो पाकिस्तान वाला एरिया जो पंजाब है उधर की बात कर रहे हैं, मतलब लाहौर लाहौर की जो एरिया है उधर, तो पंजाब पर इसने आक्रमण किया, ये पहुंचा। लेकिन इसी समय जो काबुल है, जो जहां से आया था अफगानिस्तान से, तो काबुल में विद्रोह हो जाता है। तो काबुल में विद्रोह हो जाता है तो जमान सा सोचता है कि अगर मैं इधर और आगे बढ़ता हूँ तो काबुल मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो उसी समय ये मतलब वापस जाने की कोशिश फिर शुरू कर दिया इसने, वापस काबुल की तरफ लौटता है। तो जल्दबाजी में क्या हुआ कि इसके पास बहुत सारी तोपें थी, तोपें लेके आया था ये। तो इसकी तोपें नदी में गिर जाती हैं, चिनाब नदी में इसकी तोपें गिर जाती हैं। तो ऐसे लिख देते हैं, वापस लौटते समय, या ऐसे समझ लो, इसके तोपें जो हैं चिनाब नदी में गिर गई। तो जब ये वापस लौट रहा था जल्दबाजी में कि चलो मैं वापस जाऊं वहां से, नहीं तो काबुल भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, तो तोपे जो है इसकी चिनाब नदी में गिर गई। अब समय नहीं था इसको वो तोपे निकालने का। अब रणजीत सिंह को समझिए कि मतलब रणजीत सिंह जो राजा हैं और ये इन पर आक्रमण करने आया है, फिर भी रणजीत सिंह ने कहा, महाराजा रणजीत सिंह ने, कि आप वापस जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं तोपे निकलवा करके आपको भिजवा दूंगा। मतलब सोचिए जरा, कि ये नहीं कह रहे कि मैं तोपे रख लूंगा, ये जमान साहब को कह रहे हैं कि तुम वापस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी तोपे निकलवा कर तुमको वापस भिजवा दूंगा। इन्होंने भिजवाई हैं करीब 12 तोपे, जो हिस्ट्री में मिलता है कि 12 तोपों को जो गिर गए थे वो उन्होंने वापस भिजवाया है जमान शाह के पास। ठीक है, तो इन्होंने तोपों को वापस भिजवा दिया। रणजीत सिंह ने तो रणजीत सिंह जी ने इसको वापस करवा दिया। ठीक है, इससे ये खुश हो गया, मतलब जमान शाह कहता है ठीक है, आप आदमी बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब भाई इस तरह का तो शासक हमें नहीं मिला। तो ऐसा करते हैं कि मैं अब इधर नहीं आऊंगा, और लाहौर वगैरह का जो क्षेत्र है आप ले सकते हैं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रणजीत सिंह ने कहा ठीक है भाई, तो जो लाहौर का क्षेत्र था उस पर इनका अधिकार हो गया, रणजीत सिंह जी का। 1799 में लाहौर पर अधिकार। लाहौर पर अधिकार कर लिया इन्होंने। अच्छा, ये मस्जिद वगैरह भी गए थे वहां पर, जो औरंगजेब के समय बनवाया गया था, तो वहां पर कुछ एक बादशाही मस्जिद थी, तो वहां भी ये गए थे जब वो जीते थे, तो उस मस्जिद को भी देखने गए थे। ठीक है, ये सभी धर्मों को मानते थे, इस प्रकार से इनका सम्मान काफी था, है ना, तो सबको समान सम्मान था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है। तो अब क्या हुआ कि लाहौर पर भी अधिकार हो गया इनका।
और अमृतसर भी इनके अधिकार में था। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनके लिए पूछा जाता है एग्जाम के लिए, केवल बता रहे हैं, एक तो ये वाला 1798 वाला याद रखिएगा, किसने मतलब अटैक किया था। तो 1798 में जमान शाह ने अटैक किया था पंजाब के ऊपर, ठीक है। और फिर रणजीत सिंह, मतलब इसमें कोई जीत हार की बात नहीं हुई है, क्योंकि लड़ाई उस प्रॉपर वे से नहीं हुई थी, ठीक है। वो वापस लौटा था, लेकिन हाँ इसका रिजल्ट एक निकला कि जो लाहौर है वो लाहौर रणजीत सिंह जी को मिल गया था 1799, ठीक है। एक और बात है इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना, पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर। तो लाहौर को इन्होंने वो वाली राजधानी बने जहां से शासन करेंगे, ठीक है, मतलब राजनीतिक टाइप का शासन। और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया। ये आपको ध्यान रखना कि रणजीत सिंह जी ने अपनी जो राजधानी दो रखी, एक राजधानी इनकी लाहौर थी जो राजनीतिक राजधानी कही जाती है, जो शासन का था, मतलब जहां से बैठ के शासन करते रहेंगे। और धार्मिक राजधानी जो इनकी बनाई गई वो अमृतसर बनाई गई। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह इनका मेन है पंजाब क्षेत्र। 80 में 1780 में जन्म हुआ है, सुकर चकिया मिसल, ये मिसल याद कर लो, मिसल इंपॉर्टेंट है। तो सुकर चकिया मिसल में हुआ है, ठीक है, महासिंह सिंह के उसमें। और काफी बाद में गद्दी पर बैठे हैं 1797 में। एक अटैक हुआ है 98 में, अहमद साहब दाली का पोता जो जमान शाह आया था पंजाब पर, लेकिन ज्यादा कोई युद्ध नहीं हुआ और बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह नहीं हुई, वापस वो चला गया। लेकिन यहाँ पर 1799 पे लाहौर पर इनका अधिकार हो गया, ठीक है, इन्होंने जीत लिया। और जो पंजाब की राजनीतिक राजधानी है वो लाहौर को बना दी, और जो धार्मिक राजधानी है वो अमृतसर को बना दी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी कुछ चीजें समझनी है आपको। अंग्रेजों से इन्होंने एक संधि की है, और इस संधि को कहा जाता है अमृतसर की संधि। 1809, इसको नोट कर लो, अमृतसर की संधि, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये संधि ही, इस संधि के अकॉर्डिंग ही ये चीज तय कर दी गई थी कि आपका क्षेत्र कहां तक रहेगा। मतलब यही वो अमृतसर की संधि है जिसमें यह तय हुआ कि अब आप सतलज नदी को पार नहीं करेंगे, ठीक है। हम आपको ये मान लेते हैं कि आपका उधर अधिकार रहेगा सतलज से ऊपर, और सतलज से ऊपर हमारा अंग्रेजों का रहेगा। ये इस वजह से किया गया था जिससे वैमनस्य न हो, लड़ाई न हो। तो ये इस तरह से एक चीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1809 डेट अगर और याद रखनी है तो 25 अप्रैल पूरा कर सकते हो, 25 अप्रैल 1809। मान लो कभी पूछ लिया तो ये आपके लिए ध्यान रखना है। वैसे अभी तक पूछा तो नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि पूछेगा ही नहीं। तो अंग्रेजों से एक संधि हुई है, ठीक है ना, ये। फिर आगे चल करके 1818 मुल्तान को जीता, 1819 कश्मीर जीत लिया, 1834 पेशावर, लगभग उधर का जो क्षेत्र है, क्योंकि अब इधर इनको आना नहीं था भाई, सतलज को पार करने का मतलब कि आप सीधे इधर आ जाएंगे। तो अब ये उधर आक्रमण सब है उनका, उधर के सारे क्षेत्र जीत रहे हैं। कश्मीर पूरा जीत लिया इन्होंने, कश्मीर का क्षेत्र जीत लिया। उधर जो पाकिस्तान के एरिया थे वो सब जीत लिए, तो सब इनके अधिकार में, मुल्तान से लेकर के कश्मीर पेशावर ये सब उनके उसमें है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। और जब ये उधर था अफगान की तरफ, तो वहीं का एक एक पॉइंट वही बस याद रखिएगा कि अफगान का एक अफगान अमीर कहा जाता है। तो एक अफगान अमीर है शाह सुजा, शाह सुजा, शाह सुजा ने
कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को दिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसने कोहिनूर हीरा दिया था। तो ये अफगान का था, शाह सुजा। अब आपको पता ही होगा कि जब वो नादिर शाह वगैरह आए थे तो अफगान से ही आए थे। ये उसके बाद ही बैठा है गद्दी पे अफगान पे। ठीक है, तो अब हीरा इसके पास था, इसने ये प्रोवाइड करा दिया, प्रभावित होकर के रणजीत सिंह को दे दिया। अच्छा, एक और चीज, ये राजा की उपाधि उसने दी थी। जो जमान शाह है ना, ये जमान शाह, ये जब ये भी टोपी वगैरह जब इनको लौटा दिया था और प्रभावित हो गए थे, तो अब ये रणजीत सिंह को राजा कहता था, राजा रणजीत सिंह। तो एक इस तरह से है, बट वो महाराजा तो पहले से भी थे, लेकिन राजा का नाम एक दिया है उसने कि मैं आपको राजा की उपाधि देता हूँ। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए है कि शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा किसको दे दिया, महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। तो छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आपको भूलना नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रणजीत सिंह जी के लिए। यही रणजीत सिंह के लिए अगर एग्जाम के लिए बात करें तो यही है। स्टोरी बहुत सारी है जानने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम कराए हैं, ठीक है ना। और सब खुश थे, सबके लिए कोई जबरन थोपा नहीं इन्होंने धर्म कि आप ऐसे हैं तो आपको मेरे हिसाब से सिख धर्म ही अपनाना होगा। कट्टर नहीं थे, लेकिन ये जो इनका धर्म ग्रंथ है उसका ये पाठ नियमित करते थे रणजीत सिंह जी। लेकिन उससे अब ये कहोगे कि कट्टर हो गए, तो ये उस टाइप के नहीं थे, बस वो अपने धर्म को मानते थे, ठीक है, और इसके अनुसार वो सभी को मानते थे। तो ये कुछ चीजें हैं आपको छोटी छोटी, वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो रणजीत सिंह जी का जन्म 1780 सुकरचकिया मिसल, 1797 गद्दी पर बैठे, 98 में जमान शाह ने राजा इनको उपाधि दिया है आक्रमण करने के बाद, जब तोपे लौटा दी हैं। और दो राजधानी बनाई गई, एक राजनैतिक लाहौर है, धार्मिक अमृतसर है। अंग्रेजों से संधि हुई है जो अमृतसर की संधि है। और ये जो डेट है, अब ये डेट देखो पूछी नहीं जाती कभी, बस हाँ इतना याद रखिएगा कि ये सब चीजें जीत लिए हैं। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कभी बनेगा ना तो ये ऑप्शन देंगे आपको। ये कैसे ऑप्शन देंगे, इनमें से कौन सा क्षेत्र महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में नहीं था, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा केवल। तो फिर वो ऑप्शन देंगे आपको कि कश्मीर ऑप्शन में है, राजस्थान ऑप्शन में है, फिर आपको गुजरात दे देंगे ऑप्शन में। तब आपको ये देखना होगा कि कौन से इनका है। तो जो कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान का उधर का पूरा एरिया है वो अधिकार में, तो वहां का अगर कोई जगह आता है तो आप कहेंगे हाँ भाई ये इनका अधिकार। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, डेट वेट से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, तो इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जब अब इनके बाद क्या होगा कि इनका पुत्र बैठेगा, तो पुत्र के लिए बहुत कुछ है नहीं। हाँ, दलीप सिंह जो राजा आएंगे उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो खड़ग सिंह ये रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे, ठीक है। और ये कौन है, ये पुत्र है, ये रणजीत सिंह के पुत्र हैं, ठीक है। तो खड़ग सिंह है, कुछ समय तक इन्होंने शासन किया है, बहुत ज्यादा इन्होंने नहीं किया। और इनके लिए कोई क्वेश्चन बनता नहीं आपके लिए, खड़ग सिंह के लिए कुछ नहीं बनता है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ वैसा लड़ाई वड़ाई वाला कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। नीचे करिए, लो भैया नीचे लिख लो, लिखे नहीं हो क्या, ममता विश्वकर्मा, ठीक है, लिख लो। हाँ, एक राजा आएंगे दलीप सिंह। दो लोगों को याद रखा जाता है जब सिख पंजाब वाले क्षेत्र में ना, देखो बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, क्योंकि है मिसल में बहुत सारे लोग हैं, इनके बाद भी कई लोग आएंगे। लेकिन दो मेन राजा हैं जिनके बारे में आपके लिए क्वेश्चन बनता है, एक रणजीत सिंह और एक दूसरे राजा आएंगे दलीप सिंह। तो दलीप सिंह जो आएंगे राजा, वो भी इंपॉर्टेंट है रणजीत सिंह के बाद, ठीक है। चलो आगे करें, हो गया। तो खड़ सिंह के लिए आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, दिलीप सिंह के लिए हम बात कर ले रहे हैं। कई जगह इनको दिलीप सिंह कहा गया है, बट दलीप सिंह वैसे अगर शब्द देखें तो इनको दलीप सिंह कहा जाता है, दलीप सिंह, ये मेन नाम है इनका, ठीक है, दलीप सिंह। ये बनेंगे
शासक। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक, तो दिलीप सिंह आएंगे, ये आपके सिख साम्राज्य के अंतिम शासक बन के आएंगे। ठीक है, अठारह सौ तैतालीस से 1849 ये समय है दिलीप सिंह का, जब ये शासक बनेंगे दिलीप सिंह। ये वो राजा हैं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, तो ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक है जो आगे चल करके ईसाई धर्म अपना लेंगे। तो इनको ध्यान रखिएगा, दिलीप सिंह वो राजा है जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, इसलिए आपको ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अच्छा, एक पहला युद्ध हुआ था आंग्ल सिख युद्ध, एक आंग्ल सिख युद्ध हुआ था प्रथम 1846 में, और 1846-48 के आसपास। ये बहुत सिखों वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें हार सिखों की होगी। ठीक है, और अंग्रेज पूरे जीत जाएंगे इस सब चीजों में। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है ना। ये जो एक किसी ने पूछा था ना क्वेश्चन, देवेंद्र ने शायद शुरुआत में ही मुझसे पूछा था, एक क्वेश्चन कुछ किया था इसने, क्या किया था, जिंदा जकारिया खान, ये बात। तो ये रानी जो जिंदा है ना, राजेश जिंदा, यही लोग हैं जो मतलब गड़बड़ किए। एक रानी जिंदा वगैरह है, और एक लाल सिंह था, लाल सिंह भी इनकी सेना में था। ये लोग धोखा देते हैं सिखों को, जिसकी वजह से ये लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 1849 वाला। ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, इस युद्ध में इनकी हार हुई है पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य कर लिया गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है केवल क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि जिस पंजाब पर सिखों का राज चल रहा था, और सिख राजा थे जो इतने समय तक अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इसको कब मिला लिया है अपने में। तो पंजाब का जो विलय किया है ये दिलीप सिंह के समय ही हुआ है, और ये ब्रिटिश साम्राज्य में इसको मिला लिया गया द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद। देखो, 1849 में ये युद्ध, द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ है, इसके कुछ समय के बाद ही पंजाब को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में मिला लिया। अब देखो, एक सबसे बड़ी बात समझो क्या, अब असल में दिलीप सिंह अब सिख नहीं रह गए। ठीक है, अब दिलीप सिंह ने क्या किया कि ईसाई धर्म अपना लिया। तो एक प्रकार से अब ये अंग्रेजों की तरफदारी करेंगे, क्योंकि अंग्रेज ईसाई हैं, क्रिश्चियन है वो। तो इनको बहुत सम्मान दिया अंग्रेजों ने, दलीप सिंह को।
और इनको कहा कि अब पंजाब हमारे अधिकार में आ जाएगा ब्रिटिश में, और आपको हम पेंशन दे रहे हैं, आप पेंशन लेकर के आप अपना जिंदगी जिए। सिंपल सी ये बात थी बस। तो इन्होंने क्या किया कि इनके पंजाब को विलय करा लिया अपने ब्रिटिश साम्राज्य में, और इनको पेंशन दे दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया। तो अब इन्होंने अंग्रेजों ने कहा कि भैया ऐसा है, तुम कहां भारत के चक्कर में पड़े हो सर, इन सब युद्ध में आंग्ल क्यों यूज हो रहा है? अरे यार, कसम से, कौन है बताओ, ये है पूछा किसने है? TEE0520। तुम लोग एकदम में खत्म हो खा। अरे आंग्ल का मतलब अंग्रेज है। अरे जब अंग्रेजी ताकतवर है तो अंग्रेजे से नहीं युद्ध होगा। अरे अब बचा कौन है? पुर्तगाली है नहीं, डच का कोई मतलब नहीं रह गया, फ्रांसीसी को इन्होंने वांडीवास के युद्ध में हरा रखा है, मुगल वैसे कमजोर हो रखे हैं। तो भारत में बचा कौन है ढंग का? एक अंग्रेज ही बचे हुए हैं जो अब शासन कर। अरे तुम समय नहीं देख रहे हो? 1849, 1857 में क्रांति होने वाली है बस जस्ट, कुछ ही समय का रह गया है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम होने वाला है। तो अब जो ताकतवर होगा उसी से न युद्ध होगा। तो अंग्रेजों का ही ये मेन अधिकार चल रहा है। तो अगर किसी किसी दूसरे को अपना राज्य स्थापित करना है तो अंग्रेज से लड़ना ही होगा। इसलिए आंग्ल यूज हो रहा है। आंग्ल का मतलब अंग्रेज है। अच्छा आपको आप बताएं, बहुत सारे अभी भी जो कॉलेज वगैरह हैं, आप कभी देखिएगा, शायद आपके एरिया में भी हो, जिसमें एंग्लो इस तरह के शब्द यूज हुए होंगे, जो अभी भी नाम है उनके। समझ रहे हो ना? तो मतलब एक प्रकार से वो इंडियन और आंग्ल दोनों का मिश्रित, और वो नाम अभी भी चेंज नहीं हुए। ठीक है, वो चीजें अभी भी चल रही हैं, मतलब बहुत पुराने मतलब समय से बनी हुई और आज भी चल रही। तो आपको बस इतना समझना है, दिलीप सिंह के बारे में थोड़ा सा समझ लो केवल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पंजाब का जो विलय हुआ है वो इस समय हुआ है दिलीप सिंह के समय, और दिलीप सिंह को पेंशन दे करके ब्रिटेन भेज दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अच्छा दूसरी चीज क्या थी? दिलीप सिंह का निधन 1893 में पेरिस में हुआ है। अंत्येष्टि इंग्लैंड में। मतलब ये भी गजब आदमी है ना, दिलीप सिंह भी गजबा है बिल्कुल। 1:30 बजे से ऑफलाइन क्लास भी है। अच्छा बस ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये कंप्लीट कर देते हैं कि कल से नया टॉपिक आपका आ जाएगा। तो कुछ मेन मेन बता दे रहे हैं ना, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो अच्छा जीवन तो यही जिए है ना फिर, ईसाई धर्म अपना लिए, बस राजशाही जीवन चल रहा है। रूस की यात्रा भी किए हैं, रूस की यात्रा किए, फ्रांस, मतलब हर जगह जा रहा है। तो मरे हैं पेरिस में, लेकिन इनका संस्कार हुआ है जो वो इंग्लैंड में हुआ, अंतिम संस्कार मतलब अंत्येष्टि ब्रिटेन वापस ला करके किया गया है। ठीक है, एक युद्ध और इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लिख दे रहे हैं, इसको जरूर याद कर लेना। चिलियावाला का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849। ये आंग्ल सिख युद्ध के पहले हुआ था। ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध बाद में हुआ है, चिलियावाला पहले हुआ है। इसमें जो अंग्रेज था, लॉर्ड गफ के नेतृत्व में, और सिख जो था शेर सिंह के नेतृत्व में। इस समय भारत का
तो अगर हम आपसे कहें कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किसको याद रखना है, तो आपको इसी को याद रखना है, चिलियावाला का युद्ध, इसको आपको ध्यान रखना है। 13 जनवरी 1849 को ये युद्ध हुआ है, अंग्रेज लॉर्ड गफ के नेतृत्व में और सिख शेर सिंह। इसमें सिखों की हार हुई है, ठीक है, सिख हार गए हैं और अंग्रेज इसमें जीते हैं। और इस समय ये वाला क्वेश्चन बनता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जब ये चिलियावाला का युद्ध हुआ है। अब ये चिलियावाला कहाँ पड़ेगा? भारत में इधर तो नहीं पड़ेगा, ये उधर पड़ेगा, आपका पाकिस्तान वाला एरिया जो पंजाब का पड़ेगा, ये उधर पड़ेगा चिलियावाला। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। डलहौजी ने 1849 में पंजाब के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। शासन के लिए। अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस, सदस्य जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविले, मानसेले। बस इतनी सी जरूरत की चीजें हैं आपकी, ठीक है, जो रणजीत सिंह के लिए आपको याद रखना है। देखना समझना, ये वाला पॉइंट भी आप याद रख सकते हो जो डलहौजी वाला है। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब विलय कर लिया इन्होंने, देखो विलय हो गया है ना, ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय कर लिया था 49 में, और इस समय गवर्नर जनरल कौन है? तो डलहौजी है। तो अब शासन करना है अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों के अधिकार में है, तो अब ये कैसे करेंगे? तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, एक टीम गठित की, ठीक है, और उसमें 3 लोगों को रखा कि आप लोग इसके अधिकार को देखेंगे कि पंजाब को कैसे चलाना है। तो उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो हेनरी लॉरेंस। बस इसलिए ध्यान रखना है आपको कि पंजाब को गवर्न करने के लिए उसने जो टीम बनाई थी उसमें कौन थे लोग। तो अध्यक्ष जो था वो हेनरी लॉरेंस था, सदस्य जो है वो एक जॉन लॉरेंस है और दूसरा चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। बस अब इसके बाद सिख साम्राज्य रहेगा ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के अधिकार में आ जाएगा, तो इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको 2 मिनट में हम रिवाइज कर दे रहे हैं, बस इतना आपको जरूर जानकर, उसमें भी रणजीत सिंह को थोड़ा ध्यान रखना, बस इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के हिसाब से। तो महाराजा रणजीत सिंह के लिए पहला ध्यान रखिएगा, ये शासन, ये पंजाब का एरिया पूरा इनके पास है, कश्मीर है, ठीक है, और सतलज नदी के उस पार का, बस इतना याद रखना, सतलज नदी के उस पार का इनके पास सारा अधिकार है। 1780 में जन्म है, गुजरावाला सुकर चकिया मिसल। बार बार कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सुकर चकिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मिसल में पैदा हुए हैं ये, ठीक है, और महासिंह के घर हुआ है। किसने अटैक किया था पंजाब पर? तो जमान शाह ने किया था, आपको ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। 1798 में इनको राजधानी इनकी कौन कौन सी थी? 2 थी, वो भी याद रख लीजिए, राजनैतिक लाहौर थी और धार्मिक अमृतसर थी, ठीक है। अमृतसर की संधि कब हुई थी अंग्रेजों से? तो 25 अप्रैल 1809। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। किसने इनको कोहिनूर हीरा दिया था? तो शाह सुजा, जो अफगान का अमीर था, उसने, शाह सुजा ने इनको कोहिनूर हीरा दिया था महाराजा रणजीत सिंह को। ये महाराजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों के पास पहुंचेगा और अंग्रेज इसको विक्टोरिया को वहां दे देंगे, जो वहां है महारानी। तो अंग्रेजों के पास फिर ये ब्रिटेन चला जाएगा, तो यहाँ से ब्रिटेन लौट जाएगा वापस। बाकी दिलीप सिंह के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, क्योंकि इन्हीं के समय विलय हुआ है। तो महाराजा दिलीप सिंह के समय ही पंजाब का जो विलय है वो अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया है, और इनको पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया कि अब तुम वहां जाओ, पंजाब पर अब हमारा अधिकार होगा, ठीक है। इस तरह से चीजें चली है। और चिलियावाला वाला का युद्ध आप ध्यान रखेंगे, इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड डलहौजी है,
ठीक है, 13 जनवरी 1849। 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस था। बस इतनी सी बात है। तो पंजाब के लिए आपका सिख साम्राज्य बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हो तो आप किताब से पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बस खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी करो क्योंकि यहाँ ऑफलाइन क्लास भी है, खाओ पियो, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।